हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, एनवीएस 2025 लैब अटेंडेंट इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसी संदर्भ में साइंस को लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में साइंस के आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 60 सवाल और 60 ही अंकों के पूछे जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं तो 60 अंक जो है वो आपकी झोली में रहेंगे। 60 अंकों की दमदार तैयारी के साथ आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 60 अंकों की दमदार तैयारी इसमें करने वाले हैं। तो देखो, एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने कक्षा 6 को शुरू किया था। 6 से 10 तक का अपन बेसिकली उसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 से 10 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 8 अपन कवर कर चुके हैं। आज का जो अपना अध्याय रहेगा, जो चैप्टर अपना रहेगा, वो नाइन्थ जो चैप्टर अपना 9वां पार्ट अपना रहेगा, जिसका नाम है सजीव, जिनकी उनकी विशेषताएं और आवाज़। ये सारा का सारा सेशन अपना जो है एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कक्षा 6 की विज्ञान बुक है ना। ओरिजिनल कंटेंट जो है वो लेकर के आया हूँ मैं इसमें। अब देखो, इसमें हमने जो है ये चैप्टर है आपके, ठीक है। 8 चैप्टर अपन शरीर में गति तक अपन इनका अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के ये आप देखेंगे ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज फॉर एनवीएस, तो उसमें ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें, सारे अध्याय आप देख सकते हैं। आज का अपना चैप्टर रहेगा अध्याय 9। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद देखो, आगे की चैप्टर भी है इसमें, टोटल जो है 16 है ना, 16 अध्याय इसमें है। तो ये सारे 1 बाई 1 अपन कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखो, इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के ही सवाल हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, पौधों और जीवों के अनुकूलन, पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर आपको विचार करना है और फिर आपको बताना है कौन कौन से सही है इन दोनों में से, ठीक है ना। तो पहला है कि पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। तो क्या ये बात सही है क्या, है ना। अनुकूलन की परिभाषा ये सही है क्या, ये आपको पता करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है। भाई, जो मैदान में रहने वाला इंसान है, कोई या प्राणी है कोई भी, वो अगर पहाड़ी क्षेत्रों में चला जाएगा तो उसको सांस तेज गति से लेनी पड़ती है, तीव्र गति से लेनी पड़ती है। परंतु थोड़े दिनों बाद वह वहाँ पे सहज हो जाता है। क्या ऐसा होता है क्या कि भाई थोड़े दिन बाद वो वहाँ पे सहज, वहाँ की स्थिति में सहज हो जाता है, आराम से सांस ले पाता है। तो ये अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो क्या ये अनुकूलन का सटीक उदाहरण है क्या। तो देखिए प्यारे साथियों, इसमें क्या रहेगा, अब आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है। केवल एक सत्य, केवल दो सत्य, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना दो। तो इनमें कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट बात है, केवल एक सत्य, है ना, केवल एक चीज़ जो है वो सही है। क्योंकि जो विशिष्ट लक्षण और स्वभाव होते हैं, जो उनके आवास में रहने योग्य, विशेष आवास विशेष में रहने वाले, रहने के योग्य बनाते हैं, उनको अनुकूलन कहते हैं, ठीक है ना। भाई, कोई भी प्राणी है, किसी विशिष्ट लक्षण और स्वभाव जो उसमें रहेगा, जो किसी विशेष आवास में रहने के लिए उन्हें अनुकूल बनाते हैं ना, वो अनुकूलन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जबकि देखो, ऐसा नहीं होता है, मैदानी क्षेत्र में रहने वाला अगर पहाड़ी क्षेत्र में रहेगा तो ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन बाद वह सहज हो जाएगा। सहज हो जाएगा तो ये प्रोसेस अनुकूलन नहीं कहलाती है। सहज तो वो हो जाएगा, है ना, सहज तो हो जाएगा थोड़े दिन बाद, लेकिन ये अनुकूलन अनुकूलन जो है वो नहीं कहलाता है। क्योंकि जो अनुकूलन होता है वो कई वर्षों के बाद यहाँ पे अनुकूलन की स्थितियाँ बनती है, ना कि कुछ वर्षों में, है ना। कुछ वर्षों में अनुकूलन नहीं बनता है ना। अनुकूलन इसको नहीं कहते हैं। जैसे जो काफ़ी लंबे टाइम से जो परिवर्तन होते हैं इंसानों में या किसी भी प्राणी में, उसको अनुकूलन कहते हैं। जबकि थोड़े टाइम बाद जो होता है परिवर्तन, उसको अपन क्या कह सकते हैं, उसको अपन ये कह देते हैं कई बार, जैसे अनुकूलन ही होता है, एसिमुलेशन अपन इंग्लिश में अपन कह सकते हैं कि पर्याय अनुकूलन, है ना। तो इस चीज़ को आप क्या कह सकते हो, जो थोड़े टाइम में होता है, थोड़े टाइम में कोई व्यक्ति एडजस्ट हो जाता है, कोई प्राणी, तो उसको पर्याय अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्याय अनुकूलन, पर्याय अनुकूलन, ठीक है।
उसको परिअनुकूलन कहते हैं। और इंग्लिश में देखें तो उसको एसिमुलेशन कहते हैं, ठीक है ना, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन अपन कह सकते हैं इसको, एसी, हाँ, है ना, एसी, हाँ, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखना, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, कि कई हजारों वर्षों में जो परिवर्तन होते हैं ना, उसको तो अनुकूलन कहते हैं। कई हजारों वर्षों बाद जो परिवर्तन हो जाते हैं उसको अनुकूलन कहते हैं, जबकि थोड़े टाइम में जो परिवर्तन होता है उसको पर्याय अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल आ जाता है, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, आपको सही बताने हैं। यानी आवास से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको सही चीज़ें कौन सी, घटक कौन से जैविक घटक और कौन से अजैविक है उसके बारे में बताया यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, यानी जिसमें पौधे भी है और जंतु भी है, वो जैविक घटक है। तो बिल्कुल सही बात है, जैविक ही होते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु और जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो अजैव घटक है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक, इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पे बात गलत है, क्योंकि ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा, ये भी क्या है, अजैव घटक के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड आपका सही रहने वाला है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर के रूप में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड क्वेश्चन अपना रहेगा, जिसमें देखिएगा ऊँट से संबंधित यहाँ पे सवाल है, ऊँट से संबंधित सवाल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके पैर लंबे होते हैं, मतलब ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। क्या ये बात ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सही पूछा है, ठीक है ना। दूसरा पढ़े, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और उसको पसीना जो है नहीं आता है। तो उसको पसीना भी क्या है भाई बहुत ही नए के बराबर आता है ना, नहीं आता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो इसमें सारी बातें जो है 1, 2 और 3 ये सही है। तो ऑप्शन अपना डी, ऑप्शन अपना सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस, ये 3 ऑप्शंस हैं, है ना। 3 ये शब्द आपको दे रखे हैं। अब इनके ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि उपयुक्त में से किसका या किन का शरीर धारारेखीय नहीं होता है ना। धारारेखीय किसका शरीर नहीं होता है, किन में से, इन तीनों में से धारारेखीय शरीर किसका नहीं है, ये बताओ। देखो, सबसे पहले आप ये समझे कि धारारेखीय क्या होता है, ठीक है। धारारेखीय का मतलब क्या हुआ, है ना। धारारेखीय का मतलब होता है नुकीला शरीर, है ना, जैसे आगे से नुकीला और पीछे से भी ऐसे नुकीला, बीच में से बड़ा, जैसे मछली होता है, ठीक है। जैसे मछली का शरीर जो होता है, जैसे आगे पीछे से ऐसे नुकीला होता है, बीच में से फूला हुआ, जो कि उसे तैरने में सहायक होता है, तैरने में मदद करता है, पानी में तैरने में मदद करता है। तो इस प्रकार की शरीर की बनावट जो होती है, इसको हम लोग धारारेखीय शरीर कहते हैं इसको, ठीक है ना, धारारेखीय आकार कहते हैं इसको। तो इनमें से किसका शरीर जो है वो धारारेखीय नहीं है, तो देखो मछली का धारारेखीय होता है। स्क्विड और ऑक्टोपस, देखो ऑक्टोपस और स्क्विड इन दोनों के शरीर जो है वो धारारेखीय नहीं होते हैं, क्योंकि देखो ऑक्टोपस आप सभी जानते हैं ऑक्टोपस और स्क्विड, स्क्विड क्या होता है, ये भी एक जलीय जीव ही होता है। स्क्विड में क्या होता है, ये भी एक जलीय जीव है जो कि ऑक्टोपस की श्रेणी का ही जैसे मान सकते हैं अपन, इसमें भी 8 पैर वगैरह ऐसे कुछ होते हैं। तो ये भी एक जलीय जीव है जिसमें क्या नहीं पाया जाता भाई, इनका शरीर धारारेखीय नहीं होता है। लेकिन विशेष बात इनकी ये होती है, तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 और 3, ठीक है, सी, ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 इनमें धारारेखीय नहीं होता है। तो अब देखो इन दोनों के बारे में आप अपन चर्चा कर लें कि स्क्विड और ऑक्टोपस जो है इनका शरीर वैसे तो क्या है भाई, धारारेखीय नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरे जंतुओं की तरह जो है धारारेखीय नहीं होता, लेकिन जो क्या कहते हैं इसको, पानी में जैसे ये आमतौर पर क्या होते हैं कि जैसे
जब वे जल में चलते हैं ना, तब वो अपने शरीर को जो है वो धारारेखीय बना लेते हैं। क्या कहा कि इनका ऐसे आमतौर पर सामान्यतः तो इनका शरीर, ऑक्टोपस और स्क्विड का सामान्यतः शरीर जो होता है वो धारारेखीय नहीं होता है, धारारेखीय नहीं होता है। लेकिन वो जब जल में गति करते हैं, अपने आप को जो चलते हैं, तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 5वां। ये देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, इन तीनों पे आप विचार करें और आप मुझे बताएं कि क्लोम जो है, गिल जो है, वो किस में नहीं पाए जाते हैं श्वसन के लिए। उपयुक्त में से किस में या किन में श्वसन के लिए गिल नहीं पाए जाते हैं? बताओ, श्वसन के लिए गिल किस में नहीं पाए जाते हैं? केवल एक और दो और तीन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जवाब आप दीजिएगा, है ना। किस में नहीं पाए जाते हैं बताइएगा। देखो, ऑक्टोपस में गिल पाए जाते हैं, व्हेल मछली में गिल नहीं पाए जाते हैं, डॉल्फिन में भी गिल नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पूछा, किस में नहीं पाए जाते हैं? 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर के रूप में रहने वाला है, ऑप्शन सी, है ना। अब देखो क्या होता है, मुझे एक चीज़ बताओ, हमारे देश भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इनमें से राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इनमें से हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, बताइएगा। तो डॉल्फिन है ना, और डॉल्फिन भी कौन सा? गंगा नदी का, गंगा नदी का डॉल्फिन जो है, या गांगेय डॉल्फिन भी अपन कह सकते हैं। गंगा नदी का डॉल्फिन जो है, उसको अपन क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ये क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय, यहाँ पर एक चीज़ है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा भाई? गंगा नदी का डॉल्फिन। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि राष्ट्रीय जलीय जीव इसको कब घोषित किया गया था? गांगे डॉल्फिन जो होता है, गंगा नदी का डॉल्फिन है, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो अपना एग्ज़ाम कब है आप सभी को पता है क्या? 18 मई। कब है भाई? 18 मई। ठीक है, 2000 कितने में? 2009 के अंदर। ठीक है, 18 मई 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, यानी गंगा नदी का डॉल्फिन है, उसको ये घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये बात होगी डॉल्फिन की, जो कि जो गांगे डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा बना था। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो होते हैं डॉल्फिन और व्हेल मछली जो होते हैं, ये श्वसन क्रिया के दौरान जो है वो क्या करते हैं? जो गिल्स होते हैं इनमें होते नहीं है, तब ये श्वसन क्रिया कैसे कर पाते हैं? देखो, आपने देखा होगा डॉल्फिन और व्हेल मछली को आपने देखा होगा, वो जैसे पानी का जो स्तर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे पानी का जो स्तर है, जो पानी का स्तर है, यहाँ से ये बाहर निकल के ऐसे उछल करके फिर नीचे गिरती हुई आपने टीवी पे या ऐसे वीडियोस में आपने देखा होगा, वो उछल करके वापस गिरती है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इसमें श्वसन के लिए क्लोम तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन नासाद्वार जो होते हैं वो इसके नासाद्वार यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, नासाद्वार या रंध्र अपन कह सकते हैं, नासाद्वार और रंध्र यहाँ पे पाए जाते हैं। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं नासाद्वार, नासाद्वार, या फिर वात रंध्र अपन कह सकते हैं, वात छिद्र जिसे अपन कह सकते हैं, वात छिद्र। ठीक है ना, तो नासाद्वार या वात छिद्र के द्वारा ये जो है श्वसन क्रिया करती है। और क्या करते हैं, ये लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। इनमें विशेष योग्यता क्या होती है कि लंबे टाइम तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। और जब ये पानी से बाहर क्यों आती है पता है क्या? पानी से जैसे ही बाहर आती है तो इनमें जो वातरंध्र होते हैं, जो नासा छिद्र होते हैं, इसके द्वारा ये श्वसन क्रिया कर लेती है, श्वसन कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जल से बाहर निकल कर ये श्वसन का काम ही करते हैं, है ना। जैसे ही बाहर निकलेगी तो ये जो स्वच्छ वायु रहेगी ना, उसको अंदर भर लेगी, यानी श्वसन क्रिया ये कर लेती है। तो मुख्य रूप से अपन ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि डॉल्फिन और व्हेल में जो है क्लोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6। नागफणी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है?
नागफनी का जो प्लांट है उसमें प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है बताइएगा। पत्तों में होता है, तने में होता है, या जड़ों में होता है, या प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। तो सोच करके बताएं इसमें क्या आंसर रहने वाला है। तो देखो, नागफनी आप जानते हैं जो मरुस्थल में पाया जाता है, नागफनी कैक्टस जिसे अपन कह सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो तना होता है ना, इसका स्टेम जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम यहाँ पे करता है। ठीक है, इसके तने में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इसके तने में होती है, क्योंकि इनके तने का रंग जो होता है वो कैसा होता है, हरे रंग का इनका तना होता है, कोमल होता है, और ये मांसल होता है, मोटी भित्ति वाला। ठीक है ना। तो अब नागफनी क्या है, आप जानते हैं क्या नागफनी क्या है। नागफनी एक मरुस्थलीय प्लांट है, जानते हैं ना, मरुस्थलीय पौधा है ये, मरुस्थल में पाया जाने वाला पौधा, मरुस्थलीय पौधा अपन कह सकते हैं, प्लांट कह सकते हैं। मरुस्थलीय पौधा होता है जिसमें क्या कहते हैं, जिसका जो तना होता है वो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की जो द्वारा जो जल की बहुत ही कम मात्रा निकलती है इसमें, है ना। वाष्पोत्सर्जन ये वहाँ पे नहीं होता मरुस्थल में, क्योंकि मरुस्थल में जो पौधे होते हैं ना उनमें क्या होता है, या तो उनकी पत्तियाँ, है ना, पत्तियाँ उसमें अनुपस्थित रहती है, और कई बार तो क्या होती है पत्तियाँ कांटों में भी बदल जाती है ना, या फिर पत्तियाँ जो है छोटी छोटी होकर के क्या करती है भाई, कांटों में बदल जाती है, और कई बार होती ही नहीं है, कई बार तना जो है वही श्वसन कर लेता है। ऐसा कुछ इनमें जो अनुकूलन है वो होते हैं। और कुछ जैसे मान लो अपन ये देख सकते हैं कि जो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ना वो भी इसमें बहुत ही कम होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, जल की हानि नहीं होती है ना। ठीक है ना। तो अब अपन देखें नेक्स्ट अपना सवाल। तो आप समझ चुके हैं नागफनी जो होता है ये मरुस्थल में पाए जाने वाला प्लांट है। नेक्स्ट 7वां सवाल अपना, कि पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है, इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है बताइएगा। मतलब क्या हुआ कि पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में श्वसन कर रही है, तो इस प्रक्रिया में वायु को अंदर ले लिया, वायु को अंदर लेती है। अब अंदर लेने के बाद अगला चरण उसका क्या होता है, वायु को अंदर ले लिया, अब आगे वो क्या करने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। क्या ये बात सही है क्या, CO2 का उपयोग करती है और ऑक्सीजन को वायु में निष्कासित करती है ना। ऑप्शन एक ये है अपना, इसको ध्यान से पढ़ना प्यारे साथियों। देखो इसमें कई बच्चे गलत आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करती है, देखो ऑप्शन बी ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ऑप्शन सी ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती है। ऑप्शन डी ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती है। देखो वायु में दोनों निष्कासित नहीं करेगी, ठीक है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करेगी, क्या क्या करेगी बताइएगा। सोच करके, थोड़ा सा आप सोच करके इसका जवाब दें। देखो कोई भी प्राणी है ना, कोई भी प्राणी, इसके लिए देखो श्वसन क्रिया जब करता है ना तो क्या करता है, ऑक्सीजन को तो अंदर लेता है, O2 को क्या करेगा भाई, अंदर लेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा और CO2 को बाहर निकालेगा। ऑक्सीजन को अंदर लेगा और CO2 को बाहर निकालेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा CO2 को निष्कासित करती है। कोई भी है ना, जैसे कोई भी सजीव प्राणी है वो श्वसन करेगा तो ऑक्सीजन अंदर लेगा और CO2 को बाहर छोड़ देगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे 7वां ऑप्शन अपना सही रहेगा। 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन बी अपना सही आंसर के रूप में रहेगा। पत्तियों में जो छोटे छोटे से रंध्र होते हैं ना उनको स्टोमेटा कहा जाता है। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। उसके द्वारा क्या होता है भाई, श्वसन क्रिया ये कर लेते हैं, है ना। इसके द्वारा तो वो वायु को अंदर लेते हैं, करते हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और किस लिए करते हैं भाई, भोजन बनाते हैं, इसका भोजन बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाएंगे, ठीक है। और क्या है भाई, ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं ना, पौधे केवल दिन के समय भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं, दिन के समय भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया तो दिन और रात दोनों समय चलती है।
भाई ऑक्सीजन ज़्यादा कब छोड़ेंगे, दिन में छोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस है वो दिन के समय होती है, लेकिन श्वसन तो वो दिन और रात करेंगे ना भाई। तो इसलिए ये ऑप्शन अपना बी जो है वो सही रहेगा। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन क्रिया संपन्न होती है। श्वसन क्रिया संपन्न किस में होती है बताओ। पौधों में होती है क्या, जीवों में, या बीजों में, सभी में होती है क्या। तो बिल्कुल जी हाँ, सभी में श्वसन क्रिया जो है वो संपन्न होती है। आप सभी को पता होगा श्वसन क्रिया प्रत्येक सजीव श्वसन क्रिया करता है ना। श्वसन क्रिया आप सोच रहे होंगे, देखो पौधे श्वसन करते हैं, जीव श्वसन करते हैं, बीज श्वसन कैसे करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि गेहूं की बोरी जब पड़ी रहती है, गेहूं की बोरी जो है, आप देखते हैं बीज, गेहूं की बोरी को आपने देखा होगा, छूकर महसूस किया होगा कि उसमें जो बीज, जो गेहूं के दाने होते हैं ना, वो मतलब उनमें गर्मी जो है वो होती है। गर्मी आपने देखा होगा, गर्म हो जाता है, मतलब रखा हुआ है उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है, हल्का सा गर्मपन उसमें रहता है, तो वो श्वसन के कारण ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो गेहूं की बोरी में भी कुछ गर्मी उत्पन्न हो जाती है, और वो गर्मी का कारण क्या होता है, वो श्वसन ही होता है। तो इसका मतलब है कि बीज भी है जो वो श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और आज का फाइनल और अंतिम प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन, ये क्या होते हैं, इन पे विचार आपको करना है, ठीक है। उपयुक्त में से सजीवों में यानी पौधे और जंतु दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है, तो इनमें कौन सा सम्मिलित है, तो इसका आप मुझे जवाब दीजिएगा। तो क्या सारी चीज़ें सम्मिलित है या केवल एक ही सम्मिलित है, क्या होगा बताइएगा। तो देखो अब ये सिंपल सी चीज़ है, आप सभी इसको जानते हैं कि ये सजीव जो प्राणी होते हैं उत्सर्जन भी करते हैं, है ना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है भाई, जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं शरीर से, मल मूत्र वगैरह, उनको त्यागना, स्वेटिंग, पसीना, ये सारे उत्सर्जन में ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो आप उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया अपन समझते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया क्या है, जैसे मान लो आपको आप चल रहे हैं और आपको अचानक से कांटा चुभ जाता है, तो आपको महसूस होता है कि कांटा चुभ गया है, ठीक है, और आपका हाथ अगर कहीं पर भी बिजी हो तो वो झट से उस कांटे के स्थान पर जाएगा और कांटे को निकालेगा। तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है, ठीक है। और ये देखो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया पौधे भी दर्शाते हैं, जैसे जो छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई, जैसे छुई मुई का जो प्लांट होता है, जिसको छूते ही वो क्या है, मुरझा जाता है। इसको लाजवंती भी बोलते हैं, और कई जगह गुल मेहंदी भी इसको कह देते हैं, ठीक है ना, गुल मेहंदी। तो ये जो पौधा होता है गुल मेहंदी का या छुई मुई का जो प्लांट है, वो छूते ही जो है वो अचानक से मुरझा जाता है या सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। ये पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया पाई जाती है, ठीक है। और हम अपने दैनिक जीवन में भी कई बार उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे गर्म दूध जो है उस पर पतीले पे हाथ टच होते ही अपन दूर करना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो अचानक हमारी जो दृष्टि, अचानक हमारी जो क्रियाएं होती है, वो सारी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कारण ही होती है, संपन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजनन। प्रत्येक प्राणी अपनी जो संतति है, अपना जो क्या कहते हैं उसको, जाति है, उसको बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है, जिसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जो प्रजाति है वो आगे बढ़ती जाती है। इसमें अंडज और जरायुज दो प्रकार के होते हैं, जो मतलब अंडे देने वाले तो अंडज हो जाएंगे, और जो जिनसे सीधा बच्चा उत्पन्न होता है वो जरायुज के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप हमने प्रजनन वाला इसमें चैप्टर कक्षा 8 में हमने किया था, जंतुओं में जनन, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, ये आज का 9वां चैप्टर था, ठीक है। वीडियो अगर वास्तव में अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।